हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हमारा जो है बिज़नेस का ये जो है लेसन नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेसन हो चुका है और होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फर्स्ट लेसन। तो सेकंड लेसन का जो हमारा नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग साइंटिफिक प्रिंसिपल और हेनरी फायोल और टेलर के प्रिंसिपल जो कि उन्होंने मैनेजमेंट में दिया है। ये प्रिंसिपल कुछ नहीं है, ये वो सारे बिहेवियर है जो कि आप डेली देखते हो, इसी को इन्होंने प्रिंसिपल बना दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल के मतलब से। ठीक है, डेफिनेशन की प्रिंसिपल का जो है मीनिंग क्या होता है। तो प्रिंसिपल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। तो प्रिंसिपल क्या होता है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि आपको गाइड करता है थॉट और एक्शन को, जो कि आपके थॉट और एक्शन को गाइड करता है, आपको ये बताता है कि ये काम ऐसे करो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, दैट इज दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे एक सिंपल प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन, उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें जो कि एक मैनेजर को गाइड करता है मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लियर हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक मैनेजर को गाइड करता है, एक मैनेजर को गाइड करता है उसके डिसीजन मेकिंग और उसके बिहेवियर में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे बिहेव करे, ये सारी चीज़ें। क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ कुछ नेचर है, जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला नेचर क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फिर जनरल गाइडलाइंस, फिर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल, मैनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन और कॉन्टिजेंट। तो एक एक करके हम लोग इन सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो देखो बेटा, ये जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब ये डिपेंड नहीं करता बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह जो है ये क्या होते हैं बेटा, ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो यही बोलता है क्या कि दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइजेस। तो छोटा हो या बड़ा, हर जगह जो है ये प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एक और वर्ड है, याद है कि नहीं, क्या है, वो है परवेसिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये परवेसिव होता है, ये हर जगह यूज होता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है क्या है, जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस क्या बोलते हैं, तो जनरल गाइडलाइंस में ये बोलता है कि एक मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, ये एक मैनेजर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है कि आपको ये बता दे कि कोई चीज़ हुआ तो आप तुरंत ये कर दिए, वो सोल्यूशन, वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बस एक मैनेजर को गाइड करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ये कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि वो प्रॉब्लम कैसा है। ठीक है, तो यही चीज़ क्या बोलते हैं, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing और dynamic। चूँकि जो बिजनेस है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसी वजह से ये हमेशा रेडीमेड सोल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड करता, ये बस आपको एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ एज ए मैनेजर तो आप क्या करोगे। ठीक है, अगला क्या है, फॉर्म्ड बाय कहाँ गया, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये क्या है, ये जो बना है ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च वर्क करके, जो बार बार मैनेजर्स के जो साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें देख के ये सारी चीज़ें क्या हुई है, ये बनी है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू आउट रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। तो अलग अलग मैनेजर्स के साथ अलग अलग जो एक्सपीरियंस हुए हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके, रिसर्च करके उनके बिहेवियर को, तब जाके ये प्रिंसिपल्स बने हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना बेटा, ये बनाए गए हैं ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए। तो इसमें जो मैनेजर है ना, वो अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है, वो इसमें चेंजेस ला सकता है। तो वही चीज़ क्या बोलता है, एक मिनट, ये क्या बोलता है, फ्लेक्सिबिलिटी विच कैन बी अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजर एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन
एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल। तो जो मैनेजर है उसके साथ जो सिचुएशन हो रहा है उसके हिसाब से वो अपने प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे उन प्रिंसिपल्स में बदलाव कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो प्रिंसिपल बोलेगा वही चीज़ करना, वो कोई लक्ष्मण की रेखा नहीं है कि वही चीज़ बस उसी को करना है। ठीक है, वो उनमें फेरबदल कर सकता है अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है मैनली बिहेवियर। तो देखो बेटा ये जो प्रिंसिपल्स ये कैसे बने, ये ह्यूमन बीइंग को देखते हुए उनके साथ जो सिचुएशन हो रही है, जो एज ए मैनेजर जो है वो अपने वर्कर के साथ जब डील कर रहा था तो उसे कैसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी जो प्रिंसिपल बनी है ये किसको बेसिस बना के बना है, ये ह्यूमन बीइंग को, ये मैन को, इन सबको देखते हुए ये प्रिंसिपल बनाया गया है। ठीक ठीक है, इन सबको बेस मानते हुए। तो मैनली बिहेवियर में क्या बोलता है, ये जो प्रिंसिपल ये इंसिस्ट करता है इम्प्रूव करने में रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरे के पूरे मेंबर्स, एक पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो एक साथ कैसे काम करें, ये उसी को इंसिस्ट करता है। तो यही चीज़ क्या बोलता है, सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर दे आर बिहेवियरल इन नेचर। तो ये क्या करता है, इंसिस्ट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो वर्कर, ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करें अच्छी तरह से। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्या बोलता है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस है। क्या इसका मतलब क्या होता है कि दिस प्रिंसिपल्स टेल्स अस इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। ये प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि अगर कोई सिचुएशन पे कोई प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, ऑल्दो ये प्रिंसिपल जो होता है हमेशा सही नहीं होता, उसमें कुछ फेरबदल होता है, लेकिन ये क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें इन प्रिंसिपल से पता चलता है कि हमें ये बताता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो ये प्रिंसिपल करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसमें आप ये प्रिंसिपल लागू कर दोगे तो इससे कोई भी जो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है या वो प्रॉब्लम में कुछ इस तरह बदलाव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताती है। तो ये क्या बोलता है, दे इंटेंड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या होता है, ये जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम आगे करके यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ क्या है, हमेशा जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें यही प्रिंसिपल लागू किया जाएगा, ये बात बताता है। आगे बढ़े। तो लास्ट हमारा आता है क्या, कंटिंजेंट। तो ये देखो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लागू करते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिंसिपल उसी तरह काम करे। अब जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ यूनिट टीम स्पिरिट की बात करते हैं। तो टीम स्पिरिट जो होती है ये एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो लागू हो सकता है, लेकिन क्या वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सिर्फ एक ही आदमी काम करे वहाँ टीम स्पिरिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ बोलता है ये जो प्रिंसिपल होता है इनका एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल है इनका जो इफेक्ट या इनका जो वो है एप्लीकेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर उस टाइप का नहीं है तो आप इनके प्रिंसिपल्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कुछ कुछ सिग्निफिकेंट है, जैसे प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एक एक करके हम लोग इन सारे सिग्निफिकेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या है, ये मैनेजर को गाइड करते हैं। क्या चीज़ के लिए गाइड करते हैं, ये मैनेजर को ये गाइड करते हैं कि जो मिस्टेक्स पुराने मैनेजर्स ने किया है, कोई भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो कि पुराने जो पहले के मैनेजर्स द्वारा फेस किया गया है, अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो मैनेजर्स हैं उनको रियलिटी से रूबरू करवाता है कि देखो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है और ये प्रॉब्लम होगा तो आप ये प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या, ये चीज़ किस में आता है, इसमें आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो सही समय पर सही निर्णय लेना ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को बताते हैं।
अगला क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो ये जो प्रिंसिपल्स होता है ये क्या बताता है, ये मैनेजर को बताता है हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर को बताता है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो ह्यूमन एफर्ट का यूज़ करके। ठीक है, यही चीज़ बोलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो प्रिंसिपल ये क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूज़, रिसोर्स का बेहतरीन यूज़ करते हैं, कैसे, फिजिकल, फिनेंस और ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करके। तो जैसे अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे कि मैनेजर की बात बताता है कि जो वर्कर्स हैं उनके जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को आप करब करिए, उनको आप कंट्रोल करिए, ताकि वर्कर जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना करें। जब वर्कर वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे, और जब प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे तो हमारे फर्म को उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, लास्ट क्या होता है, साइंटिफिक डिसीजन। तो ये जो डिसीजन होता है ये क्या है, ये जो डिसीजन है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस है। जैसे ये जो है ये सारा का सारा जो प्रिंसिपल है ये मैनेजर्स के लिए एक अप्रोच क्रिएट करता है, जिसके तहत वो प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, उन्हें प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसका गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे है मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। तो ये जो है मैनेजर जो है प्रिंसिपल जो है मैनेजर को ट्रेन करता है इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने के लिए आपको क्या क्या निर्णय लेना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। ठीक है, कोई बाहर जो है इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको देखते हुए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज लाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। तो यही चीज़ क्या बोलता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्या करता है, इफेक्टिव और डायनेमिक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, जिसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या क्या चेंजेस लाने हैं मैनेजर को ये गाइड करता है। आगे क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो होती है एक कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना नहीं होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज ए मैनेजर उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है, जैसे इक्विटी एंड फेयर रेमुनरेशन। इक्विटी मतलब सब बराबर है, मतलब आप किसी को भी उनके एज, सेक्स या फिर कलर से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह फेयर रेमुनरेशन, किसी को आप ऐसे नहीं कि कोई भी वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा हो, उसके वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। मतलब अगर ज़्यादा कर रहा हो तो उससे तो ज़्यादा दो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके मेल फीमेल देख के उसके वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन करो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं ये मैनेजर्स को ये भी बताता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एज ए मैनेजर उसे फुलफिल करना चाहिए। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये चीज़ क्या बोलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। तो ये प्रिंसिपल ये भी बताता है कि मैनेजर को कौन कौन से एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत होता है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। ये मैनेजर को ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में एज ए मैनेजर आपको किन सारी चीज़ों पे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्लियर है, तो इसी के साथ जो है ये सिग्निफिकेंट कंप्लीट होता है। तो अगली जो वीडियो है हम लोग उसमें हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो थैंक यू।